हेलो 10th क्लास। सबसे पहले आपका स्वागत है जीटीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आलम सर आपको आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। हम इसको बहुत ही शॉर्ट वे में और डेली लाइफ से कनेक्ट करके हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे ये केमिकल रिएक्शन में खुद रिएक्शन में भूल जाते हैं, आखिर हुआ क्या था। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। तो इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी वे में, सिंपलेस्ट वे में और डेली लाइफ से कनेक्ट करके हम इसे देखेंगे और इसे हम समझेंगे। तो पहला जो चेंज है हमारा है फिजिकल चेंज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फिजिकल चेंज और दूसरी चेंज है हमारा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो चेंजेस होता है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है। तो जैसे कहने का मतलब नो न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पे कह रहा है केमिकल चेंज में वन मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इसको हम आसान भाषा में ये समझते हैं कि एक पेपर की हेल्प से हम समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है। तो ये जो हमारा पेपर है इसे हमें दिख रहा है कुछ शेप एंड साइज है इसका। तो अगर हम क्या करें, इसे फोल्ड कर दें, तो फोल्ड करने के बाद क्या हो रहा है, ये एक बॉल की तरह बन रहा है। तो ये बॉल बन गया, तो क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं? तो आसानी से, कि कोई भी बच्चा आकर के रिवर्स कर देगा। तो ये देखो हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो वापस जिस शेप में था उसी शेप में आ गया। तो फिजिकल चेंज वही चेंज होता है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सेबल होगा। मतलब कि हमारे लाइफ में कोई भी चीज ऐसा हो जिसको हम चेंज करने के बाद फिर वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप ले लो कि जो वाटर होता है ना, उसको हम फ्रीज में डालते हैं तो कैसा बन जाता है, वो आइस बन जाता है। तो वो लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड। तो अब क्या करो, आइस को क्या करो, हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा चेंज हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ। तो उसके बाद क्या था, फिजिकल चेंज आपने समझ लिया। उसके बाद क्या है, केमिकल चेंज। क्या है केमिकल चेंज? तो इसी पेज के हेल्प से हम समझेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। ये पेज है, अगर हम क्या करें, इस पार्ट को यहां से हम जला दें। चलो हम इसको जलाने के बाद देखते हैं। ये दिख रहा है आपका कि ये क्या कर रहा है, ये पार्ट जल रहा है। ओहो, अब ये पार्ट जो है जल गया। ये पार्ट क्या हो गया, जल गया। अब आप ये बताओ, क्या ये जो पार्ट जला हुआ है, जो इतना पार्ट था, क्या हम रिवर्स इसे ला सकते हैं? तो कभी नहीं ला सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है केमिकल चेंज में कि जो रिवर्सेबल ना हो, जो रिवर्सेबल ना हो, कभी पॉसिबल नहीं है कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसे बोलेंगे केमिकल चेंज। एक एग्जांपल और ले सकते हो आप कि आपके घर में क्या होता है, दही होता है ना, हाँ, दूध होता है, हाँ। तो आप क्या करो, दही का थोड़ा मात्रा दूध में डाल दो, उसके बाद दूध से क्या बन जाएगा, दही। क्या आप फिर दही से दूध बना सकते हो? तो ये कभी नहीं बना सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये कौन सा चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज में लाइक शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, ठीक है। ये सारे के चीज क्या है, ये एग्जांपल है आपके फिजिकल चेंज के। उसी तरह केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ, आयरन में जंग लाना, लोहे में क्या लग जाना, जंग लग जाना। उसके बाद है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। हम खाना खाते हैं ना, आप भी खाते हो, सब खाते हैं, सारे इंसान खाते हैं। अगर हम खाना जो खाते हैं तो क्या होता है, हम खाते हैं सुबह में कुछ और निकलता शाम में कुछ और, रात में खाते कुछ और, निकलता सुबह में कुछ और है। इसका मतलब ये जो चेंजेस जो हो रहा है ना, ये किसके वजह से हो रहा है, ये केमिकल्स की वजह से हो रहा है। जो हमारा जो स्टमक होता है उसमें बहुत सारे जो गैस जूस वगैरह है रिलीज होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह रिलीज होता है। उसके बाद बर्निंग ऑफ वुड। तो ये हम एग्जांपल देख रहे हैं कि ये क्या है, लकड़ी यहाँ पे जल रहा है। जलने के बाद क्या हो जाएगा, ऐश, मतलब राख यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। क्या हम इस ऐश को, इस राख को क्या हम वापस लकड़ी बना सकते हैं? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब कि ऐसा चेंज जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो हमारा केमिकल चेंज हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल फिजिकल चेंज में है, ये चौक है। इस चौक को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या चौक के पार्टिकल्स में कोई चेंज आया, कुछ नया सब्सटेंस बना? नहीं बना, जो चौक था उसी तरह था। लेकिन यहाँ पे जो लकड़ी जल गया है, लकड़ी जलने के बाद जो प्रॉपर्टीज लकड़ी का था, क्या ऐश का वही प्रॉपर्टीज है, राख का वही प्रॉपर्टीज है? तो ये कभी नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है हमारे फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक इसको हम पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है?
तो ए केमिकल रिएक्शन इज ए द प्रोसेस इन विच न्यू मोर सब्सटेंस, मतलब कि हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? एक नया सब्सटेंस बनेगा। अब क्या? तो अब रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू द न्यू सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई ए सब्सटेंस, ए चीज है, मतलब कि ए एलिमेंट, कंपाउंड, कुछ भी ले लो आप। उसके बाद क्या है? बी है। आपने क्या किया? इसे मिक्स किया केमिकली रूप से, आपके पास क्या मिल गया? ए एंड बी। मतलब कि जब हम दो सब्सटेंस को या एलिमेंट या कंपाउंड को या एलिमेंट को मिलाते हैं, उसके बाद एक नया चीज बनता है, और इसी को कन्वर्जन्स को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो जो इस साइड की जो पार्ट होती है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एलिमेंट या कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। उसे क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट। तो ए और बी, मतलब ए प्लस बी हमारे पास क्या है? ये रिएक्टेंट। और जो हमने बनाया, इन दोनों से जो हमारे पास बन के तैयार हुआ, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट। मम्मी क्या करती है? खाना बनाती है घर में। तो आप सपोज डेट ले लो कि मतलब कि हमें बनाना है, खीर बनाना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम खीर का। तो हमारे पास क्या चाहिए? एक तो चाहिए चावल, ठीक है, चीनी, उसके बाद चाहिए हमें दूध। उसके बाद क्या बनेगा? ये खीर बन जाएगा। तो इसका मतलब चावल, चीनी, दूध, ये हमारे पास, ये तीनों के तीनों क्या है? ये रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट। और जो खीर बन रहा है ना हमारे पास, ये हमारा है प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। अब ये देखो, ये केमिकल चेंज था ना, क्या आप खीर से वापस दूध, चावल और चीनी अलग कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल भी हो गया, ये केमिकल रिएक्शन भी हो गया, और इसका एक नया प्रॉपर्टीज भी बन गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो कुछ चीजें हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस लिखे हुए हैं। तो ए प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज अकर्स ए न्यू सब्सटेंस। क्या बन रहा है यहाँ पे? न्यू सब्सटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है? न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। यही चीज देखो, न्यू सब्सटेंस तो बन ही रहा है, उसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो, चावल का टेस्ट कुछ और है, चीनी और दूध, इन सब का सारे को मिला करके खीर बन रहा है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इसकी कुछ और होगी। तो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे। और आगे कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो आपके बुक में एग्जांपल्स है, ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है। जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को, आप फर्स्ट एक्सरसाइज में देखोगे, मैग्नीशियम रिबन को हम जब हम जलाते हैं तो बर्न करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, अभी हमने क्या किया था? पेपर जलाया था। इस पेपर को जलाने में किसने हेल्प किया? ऑक्सीजन ने। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो पेपर को हम जला ही नहीं पाते। तो क्या होता है ना, जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये व्हाइट फ्लेम की तरह, डीजिंग लाइट की तरह जलता है ये। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम, आप यहाँ पे मैग्नीशियम को जब हम जलाए, बर्न किए, मतलब ऑक्सीजन के हेल्प में, तो क्या हो गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये केमिकल रिएक्शंस का क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। अगला होगा हमारा, हो गया जिंक है और सल्फ्यूरिक, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पे क्या बन गया? ZnSO4 प्लस यहाँ से क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हमने तो ये समझ लिया कि फिजिकल चेंज होता क्या है, फिर हमने ये समझ लिया केमिकल चेंज होता क्या है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये बताओ कि केमिकल चेंज होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? आप तो फिर बोल दिया कि अरे नया सब्सटेंस बनेगा तब पता चलेगा। लेकिन सर आप कुछ और इजी वे में बताओ जो और हमें समझ में आए, नया सब्सटेंस क्या होता है। तो देखो, ये सब चीजें, 4 चेंजेस यहाँ पे देखिए। तो पहला चीज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चीजें आपको कहीं पे भी दिख रहा है ना, तो आप समझ लेना केमिकल चेंज हुआ है। जैसे एग्जांपल में समझो, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब कि पहले कुछ और था और कलर बाद में क्या हो गया? कुछ और हो गया। जैसे एग्जांपल में समझ लो कि Fe आयरन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और प्लस में क्या है? वाटर है। जब इसको क्या करते हैं? रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है? आयरन ग्रे कलर से बन जाता है ब्राउन कलर। ग्रे कलर से कैसा बन गया? ब्राउन कलर बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कलर में चेंजेज आ रहा है। किसमें चेंज आ रहा है? आयरन में। तो आयरन के कलर में चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहले हमने समझ लिया कि कलर में चेंज होगा तो केमिकल चेंज होगा, कलर में चेंज होगा तो केमिकल चेंज। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, तो हमें पता है कि स्टेट जो होते हैं ना, ऐसे तो 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें बेसिक 3 चीज जानना है।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसका मतलब कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है, ये केमिकल चेंज का एक प्रोसेस होगा। फिर आप बोलोगे अरे सर आपने तो बताया कि आइस जो है वो मेल्ट होकर के क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं, ये फिजिकल चेंज है बेटा, ये एक्सेप्शंस में ले लेना है, ठीक है, माफ कर देना इसको बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे समझो कि जो फिजिकल चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, स्टेट में चेंज, केमिकल चेंज स्टेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाटर है, ठीक है, अब ये क्या बन गया, इसको जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो ये भी क्या हुआ, आपका स्टेट में चेंज हो गया, मतलब ये लिक्विड था और ये दोनों किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे गैसेस में एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज का दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, मान लो सपोज दैट आपके पास कोई भी चीज है, एक मान लो रिएक्शन से पहले ये सब्सटेंस है ए बी सी, और रिएक्शन करने के बाद हमारे पास निकला ए बी सी समथिंग कुछ आया, इसी के मिक्स करके कुछ आएगा हमारे पास। तो सपोज दैट कि इसकी टेम्परेचर थी 10 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। जब हमने रिएक्शन कराया, जब हमने इसका रिएक्शन करा तो इसका जो टेम्परेचर हो गया वो 15 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस। क्या करेंगे, अब इसको हम टच करके फील कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा या घटा। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन के बाद टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है। जैसे एग्जांपल में, तो ये हो गया हमारा कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज का टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया, टेम्परेचर का। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जब हम इसको क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड आता है, क्या बनता है हमारे पास, तो ये एग्जांपल था हमारा टेम्परेचर चेंज का। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि किसी भी दो सब्सटेंस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो उस हमारे प्रोडक्ट में से अगर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे भी केमिकल चेंज होगा। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे जिंक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक प्लस में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया, और उसके बाद यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट कराया तो एक सब्सटेंस कंपाउंड के साथ साथ क्या कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो मतलब किसी भी रिएक्शन से गैस भी निकल रहा है, गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, तो हम ये समझेंगे कि हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कलर में चेंज हो रहा हो, चाहे स्टेट में चेंज हो रहा है, चाहे वो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, चाहे गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, तो इन सब सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जहां कहीं पे भी ये चीज आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ लेना केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आपके लिए होमवर्क है 5 ऐसे एग्जाम्पल देना जहां पे आपको पता चलता है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आपके आसपास ही जो कुछ हो रहा है उसी के बारे में बताना। अभी तक हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस को देखते हैं। केमिकल चेंज हमने तो पढ़ लिया, लेकिन अब इसका इक्वेशंस लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए सिंबल्स। जैसे हाइड्रोजन होता है तो उसका सिंबल क्या होता है, H होता है। हीलियम होता है, He होता है। तो हमें जब तक किसी भी एलिमेंट का सिंबल नहीं पता रहेगा और उसका वैलेंसी नहीं पता रहेगा तो हम इसका केमिकल इक्वेशंस कभी नहीं लिख सकते। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम 30 तक जो केमिकल मतलब कि आप जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे याद कर लेना, उसके जो वैलेंसी है वो भी याद कर लेना। अगर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में तो मैं केमिकल 30 तक मतलब कि जो एलिमेंट है वो लिखवा दूंगा, उसके साथ साथ उसके जो वैलेंसी है वो भी बता दूंगा। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस का मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, जो केमिकल रिएक्शंस हुआ है उसको सिंबॉलिक रूप देना। कैसा रूप देना, सिंबॉलिक रूप देना, उसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो हमने हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का जो क्या होता है मतलब कि इसका जो सिंबल क्या होता है, H होता है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है, O होता है। तो मतलब यहाँ पे H2 दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जब हम इसको क्या करेंगे आपस में रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा H2O। क्या बनेगा, ये H2O बन जाएगा। तो यही चीज ये जो हमने लिखा कि H2O2 और प्लस में H2O, ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशंस का एक एग्जांपल हो गया। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना उसी रिएक्शन को सिंबल में लिख दो। इसमें लिख दो, सिंबल में लिख दो, इसी को बोलेंगे हम केमिकल
रिएक्शंस इक्वेशंस बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इसे हम समझते हैं। अब यहां तक आ गए तो इसे देख ही लेते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, वही एग्जांपल हम लेते हैं। आप जो बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो किसी चीज को खरीदने के लिए, तो वहां पे तराजू का यूज करता है ताकि आपको इक्वली मिल सके। तो मान लो कि आप फ्रूट्स लाने जा रहे हो, एप्पल, तो आपने 1 kg लेना है, तो एक बटखारे पे क्या रखता है, 1 kg डालता है। उसके बाद क्या दूसरे पार्ट पे क्या डालता है, फ्रूट्स डाल देता है। जब ये दोनों बराबर रहता है तो क्या होता है, 1 kg होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बैलेंस रहता है। क्या रहता है, बैलेंस। तो इसका मतलब कि साइंस में भी ये कहता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो ना तो हम इसे मतलब कि इसके अमाउंट्स को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वही चीज कहता है कि अगर हम देखें, ये जो पार्ट हमारा है, जो रिएक्टेंट है, ये हमारा है LHS, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो है RHS। तो यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 2 है। लेकिन इस साइड आप देख रहे हो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो क्या ये बैलेंस है, क्या नहीं, बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है। ठीक है, ये क्या है, अनबैलेंस है। लेकिन अब देखो एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया आपका 2 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2। अब इस साइड देखते हैं, तो यहाँ पे 2 से कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, बैलेंस। मतलब कि LHS में भी हाइड्रोजन 4 है, और RHS में भी हाइड्रोजन 4 है। LHS में भी ऑक्सीजन 2 है, और RHS में भी क्या ऑक्सीजन 2 है। तो इन चीजों को हम बोलेंगे बैलेंस। तो हमेशा हमें ना केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को हमेशा बैलेंस करके रखना होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हमेशा फॉलो करना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आगे इसके बारे में और डिटेल लेक्चर हम डाल देंगे। अब हम पहुंचे हैं असल मुद्दे पे। सच बताया जाए तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन पार्ट ही देख रहे थे। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके रिएक्शंस के टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, तो ये देखो, इसके ना नाम से ही पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइंड करना, जोड़ना, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को, एलिमेंट या कंपाउंड को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन, जब हम ब्रेक डाउन करेंगे एक कंपाउंड को, हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो वो होगा हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटा देना, क्या करना, हटा देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो उसे लात मार रहा है, वो उसे लात मार रहा है, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है एक दूसरे को, क्या कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए इसको हम डिटेल्स लेक्चर में हम समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है। तो ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइंड करना। क्या करना, कंबाइंड करना। तो देखो हमारे पास एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है। जब हम इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिल गया हमारे पास, ए बी। तो मतलब एलिमेंट या कंपाउंड, कंपाउंड या एलिमेंट, किसी भी 2 चीज को या 3 चीज को हम क्या करते हैं, जोड़ करके एक नया चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यहाँ पे कह रहा है, इसका डिफिनेशन देखो, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू द फॉर्म ए द सिंगल प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, मतलब कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिलने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और भी एग्जांपल्स इसके बुक में होंगे, आप उसे रीड कर लेना। अगला हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो देखो डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा ना तुमने, उसका ठीक अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। उसमें क्या था, 2 चीजों को कंबाइन करके एक चीज बनाते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक चीज को ब्रेक डाउन करना है, एक चीज को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो वही चीज देखो, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू द 2 और मोर सिंपल सिमिलर सब्सटेंस।
तो यूजुअली रिक्वायर्ड टू द हीट, इसको करने के लिए हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि ए बी था हमारे पास, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, ए बी हमारे पास प्रोडक्ट था और ये दोनों क्या था, रिएक्टेंट था। लेकिन जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आएंगे तो ए बी हमारे पास रिएक्टेंट हो जाएगा और ए प्लस बी हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। इसी तरह एग्जांपल है 2PbNO3 का होल ट्वाइस, तो हमारे पास मिलेगा 2PbO प्लस में NO2 और O2। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन हीट, मतलब जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसे क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें 3 तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं इसको बोलते हैं, पहला तो होता है हिट करते हैं तो इसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, इसको फोटो डीकम्पोजिशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं या इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन बोलेंगे। तो ये 3 प्रकार के, इन 3 प्रकार को भी हम आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन तक पढ़ा। देखो आपके एनसीईआरटी में इंडेक्स के क्वेश्चंस होते हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को करो और उसमें बैलेंस केमिकल रिएक्शंस भी है, उसे आप करो। अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं उसका यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा और उसे सॉल्व भी करवा दूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।